ठीक है सर, तो वी स्टार्ट नाउ, हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। तो आज का सेशन हमने प्लान किया था अष्टक वर्ग के ऊपर, तो इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। वॉइस इज क्लियर? यस सर, आवाज़ आ रही है, सभी का मैसेज आ रहा है। सरस्वती जी, गुरजीत जी, मीनू जी, केएल गौतम, ठीक है सर। दैट मीन्स सेटिंग्स आर परफेक्ट, वी कैन गो हेड नाउ। तो सेशन विच वाज प्लान्ड फॉर टुडे वाज अष्टक वर्ग। तो आज इस अष्टक वर्ग को हम करेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन करूंगा। मेरा एंडेवर होगा कि थ्योरी कम से कम की जाए, बट बेसिक्स जो एक अष्टक वर्ग के होते हैं केवल उनको मैं यहाँ पर कंसिडर करूंगा। ठीक है? तो वो चीज़ें हम करेंगे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ उसमें आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो वो रैंडमली फिर चैट बॉक्स में से मैं क्वेरीज को ले लूँगा। राइट, तो अष्टक वर्ग के ऊपर स्टार्ट करते हैं ये सेशन। देखिए, अष्टक वर्ग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अष्टक वर्ग के नाम में 8 आता है, लिखा हुआ 8 आता है। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट में अष्टक वर्ग के अंदर 8 से रिलेटेड कोई चीज है। देयर इज समथिंग रिलेटेड टू 8 बिकॉज इट इज अष्ट। वर्ग मींस डिविजन्स, वर्ग मींस कंपार्टमेंट्स, so there is something related to 8 compartments or 8 items in Ashtak Varga. That's what the name says. दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंदर भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैदिक ज्योतिष का, यानी कि पराशरी ज्योतिष का ही एक अंग है ये, क्योंकि इसके बारे में बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंदर बताया गया है। हालांकि इस अष्टक वर्गा को बाकी की जो वैदिक पद्धति होती हैं, जैसे नाड़ी हो गया, उन्होंने भी इसको काफी यूज किया है। बट ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा लगता है कि शायद ये बृहद पराशर होरा शास्त्र ही निकला हुआ है, तो वैदिक ज्योतिष का या पराशरी ज्योतिष का ही ये अंग है। अष्टक वर्ग में 7 ग्रह, उनसे ये तैयार किया जाता है। तो 7 ग्रह जो होते हैं उसमें राहु और केतु को छोड़ दिया जाता है। बाकी के जो 7 ग्रह होते हैं उनसे अष्टक वर्ग, उनके लिए अष्टक वर्ग तैयार किया जाता है, और उनसे ही आगे समुदाय अष्टक वर्ग होता है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। तो अष्टक वर्ग में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन 7 का इन 7 का अष्टक वर्ग से कंसर्न होता है। इन 7 से मिलके एक पूरा अष्टक वर्ग बनता है। अब ये तो केवल 7 प्लैनेट हुए और कॉन्सेप्ट है 8 का, अष्ट है। तो यहाँ पर एक 8वां जो एलिमेंट होता है अष्टक वर्ग का, वो हो जाता है लग्न, असेंडेंट। असेंडेंट का भी इसमें अष्टक वर्ग बनता है। तो 7 प्लैनेट, राहु केतु को हटा के जो 7 ग्रह बने वो ले लिए, और उसके बाद 8वां लग्न को ले लिया जाता है। तो दैट इज वन वे ऑफ टेलिंग अस कि अष्टक वर्ग में क्योंकि लग्न को लिया जा रहा है, तो लग्न एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ज्योतिष का, कि उसकी इसकी ग्रहों के बराबर ही इंपॉर्टेंस होती है, खाली एक लग्न की भी, चाहे उसमें कोई ग्रह है या नहीं है, बट लग्न जो भाव होता है उसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए यहाँ पर लग्न को लेने से हमें यही इंडिकेशन मिलता है कि ज्योतिष में लग्न को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। अब ये बनता कैसे है कि कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह के हिसाब से, किसी दूसरे ग्रह को एक अपने से, जब वो किसी खास राशि के अंदर होगा तो वहां पर उसे अशुभ या शुभ रिजल्ट देगा। मान लीजिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा से अगर शनि 5वें घर में बैठा हुआ है तो वो अशुभ रिजल्ट देगा, छठे में होगा तो शायद शुभ दे देगा, या 10वें में होगा तो शुभ या अशुभ देगा। तो इस तरह से एक रिलेटिव पोजीशन होती है, आपस के अंदर एक रिलेटिव पोजीशन निकाली जाती है कि ये ग्रह दूसरे ग्रह को इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह का जो भाव का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, उस हिसाब से वो एक दूसरे को रिजल्ट देते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं को, इन्हीं सब, जब वो एक दूसरे को ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट शुभ या शुभ रिजल्ट देते हैं, तो जहां पर वो शुभ रिजल्ट देते हैं उसे बिंदु से दिखाया जाता है, और जहां पर वो अशुभ रिजल्ट देंगे उसे रेखा से दिखाया जाता है। ये साउथ इंडिया का कॉन्सेप्ट है। नॉर्थ इंडिया के अंदर ये उल्टा चल जाता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर अशुभ पॉइंट बिंदु से लिए जाएंगे और शुभ पॉइंट रेखा से लिए जाएंगे। आप उसे किसी भी तरह से दिखा दीजिए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो यहाँ पर हम बिंदु को लेके चल रहे हैं कि जहाँ पर शुभ पॉइंट होंगे वहां पर मैं बिंदु वर्ड शब्द का यूज करूंगा यहाँ पर। तो बिंदु का अगर मैं यूज कर रहा हूँ मतलब वो वहां पर ऑस्पिशियस रिजल्ट देगा। ये आप देख। तो ये जितने भी बिंदु होते हैं सभी ग्रहों के आपस में, सभी ग्रह एक दूसरे को जो आपस में बिंदु देते हैं, उनसे उन सबको इकट्ठा कर लिया जाता है, उन सबको एक राशि चक्र के ऊपर बिठा दिया जाता है। ठीक है, जो कुंडली होती है उसके ऊपर उन्हें बिठा दिया जाता है, और इस तरह से अष्टक वर्ग का निर्माण होता है। ये एक अष्टक वर्ग बन जाता है।
तो ये तरीका है अष्टक वर्ग बनाने का। हम इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे क्योंकि हमारा ये पर्पज़ नहीं है कि अष्टक वर्ग कैसे बनता है, हमें ये डिस्कस नहीं करना है। सिर्फ़ एक बेसिक हमें पता होना चाहिए कि अष्टक वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। इसे आप सर्वाष्टक या समुदाय अष्टक वर्ग भी कह सकते हैं। अलग-अलग नाम से इसे बुलाया जाता है। अब ये जो बिंदु होते हैं, 7 प्लैनेट जो एक दूसरे को बिंदु देते हैं और इस एक दूसरे को बिंदु देंगे 7 प्लैनेट और लग्न को भी जो देंगे ये, तो इनका टोटल बनता है 337 337 ये टोटल बिंदु ग्रह एक दूसरे को देते हैं। 7 ग्रहों का एक दूसरे के साथ और इनका लग्न के साथ जो संबंध बनेगा उसको 337 टोटल 337 बिंदु मिलेंगे। तो अगर ये बिंदुओं को हम एक राशि चक्र में या एक कुंडली में बिठाएँगे तो 12 कुंडली के 12 भाव होते हैं। तो पर हाउस, एक हाउस के अंदर एवरेज कितने पॉइंट आते हैं? तो 337 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, जो टोटल पॉइंट्स हैं, उसको 12 से डिवाइड करिए, ये करीब-करीब 28 आता है। 28 से थोड़ा-सा ज़्यादा आता है ये, 28.05 या 28.10 तो इसको आप 28 मान लीजिए। 28 की एवरेज आ गई है ये। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी भाव के अंदर कम से कम 28 बिंदु तो होने ही चाहिए, जो कि एक एवरेज है। अब किसी भाव में ज़्यादा बिंदु आएँगे, किसी भाव में कम आएँगे। ऐसा बहुत रेयर होगा कि सभी भाव को टोटल 28 के 28 ही पॉइंट बराबर मिल जाए। ऐसा थ्योरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल ना हो। तो अब किसी भाव में ज़्यादा आएँगे, किसी में कम आएँगे, तो भाव किस तरह से रिज़ल्ट देंगे, वहाँ पर जो प्लैनेट बैठे हैं, वो किस तरह से रिज़ल्ट देंगे। तो ये देखिए कि ये ऐसा माना जाता है कि 25 से 30 बिंदु अगर किसी भाव के अंदर आ रहे हैं, तो वो एवरेज रिज़ल्ट माने जाते हैं। कुछ जगह इसे 28 भी मान लिया जाता है कि 28 तक के एवरेज रिज़ल्ट होंगे, कुछ जगह 30 माना जाता है, ये एक डिग्री की फ़र्क केवल एक डिग्री का फ़र्क है कि 25 पॉइंट अगर होंगे तो रिज़ल्ट थोड़े से खराब होंगे, वो 26-27 हो जाएँगे तो थोड़े से बेहतर होने शुरू हो जाएँगे, 28-29 पे और बेहतर हो जाएँगे, केवल एक स्केल की बात है। आप स्केल पे ऊपर-नीचे जा रहे हैं, एब्सोल्यूट लेवल्स वहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ़ ये है कि आप ऊपर-नीचे जा रहे हैं, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो 25 से 30 को आप एवरेज रिज़ल्ट मान लीजिए, 25 से नीचे बिलो एवरेज रिज़ल्ट हो जाते हैं क्योंकि आप बिंदु जितने कम होते जाएँगे, उतने रिज़ल्ट खराब होते जाते हैं। और जितने ज़्यादा बिंदु हो जाएँगे, उतने ज़्यादा अच्छे पॉइंट होंगे। एक 30 को आप एक बॉल पार्क फिगर या एक स्टैंडर्ड फिगर मान लीजिए कि 30 से ज़्यादा अगर बिंदु होंगे तो अच्छे होंगे। एक बॉल पार्क फिगर है ये। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट, देयर इज़ नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट हियर। अब ये जो 337 बिंदु जो लिए गए हैं, 337 बिंदु जो लिए गए हैं, जैसे मैंने कहा था कि इसमें 7 ग्रह एक दूसरे को जो पॉइंट देते हैं और लग्न को जो पॉइंट देते हैं, वो इसमें लिए जाते हैं। लग्न जो बाकी ग्रहों को पॉइंट देगा, लग्न अपनी तरफ से जो पॉइंट देगा, वो इसमें कैलकुलेट नहीं होते हैं। तो ये 7 ग्रहों के टोटल पॉइंट्स ही 337 निकलते हैं, लग्न के यहाँ पर काउंट नहीं किए जाते। हालाँकि लग्न से बनता है, बट लग्न के पॉइंट यहाँ पर टोटल में काउंट नहीं होंगे। थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं कि अष्टक वर्ग जो है एक ये बहुत डायनामिक मेथड है। अष्टक वर्ग के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके। इसके अनगिनत एप्लीकेशंस हैं और ये अपने आप में एक काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट मेथड की तरह से भी यूज़ किया जाता है। काफ़ी हद तक एक अपने आप में इसे इंडिपेंडेंट मेथड की तरह से भी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी इस टॉपिक पे कितनी मास्टरी है, उस हिसाब से। तो इसको कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो ये कहा जाता है कि बेसिकली इसको ट्रांज़िट्स को यानी कि गोचर को एनालाइज़ करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है बेसिकली तो। बट इसके साथ-साथ और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे इससे ग्रहों की और भाव की स्ट्रेंथ को चेक किया जा सकता है कि ग्रह और भाव की क्या स्ट्रेंथ है, वो भी आप इससे निकाल सकते हैं। हम इससे दशा को एनालाइज़ कर सकते हैं, इस समय जो दशा चल रही है किसी भी ग्रह की, उसको एनालाइज़ कर सकते हैं। ग्रहों के आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप ऑफ प्लैनेट, एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, वो किस तरह के रिजल्ट देगा। अगर वो एक दूसरे ग्रह की राशि में जाएगा तो कैसे रिजल्ट देगा, अगर उन दोनों ग्रहों की आपस में दशा अंतर्दशा चल जाएगी तो कैसे रिजल्ट वो देंगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये भी अष्टक वर्ग से निकाली जा सकती हैं। हमारी कुंडली के और हमारी ज़िंदगी के ऑस्पिशियस और मेलेफिक पॉइंट इससे निकाले जा सकते हैं। ऑस्पिशियस मेलेफिक पॉइंट टाइम के हिसाब से भी निकाले जा सकते हैं कि कौन-सा हमारा समय हमारे लिए ऑस्पिशियस होगा, कौन-सा मेलेफिक होगा, ये निकाला जा सकता है। कुंडली के अंदर से नक्षत्रों को आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है कि कौन-सा नक्षत्र मेलेफिक या बेनिफिक होगा हमारे लिए। कौन से ग्रह होंगे वो तो मैंने बता ही दिया कि ग्रह भी इससे निकाले जा सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन जैसे बहुत सारी होती है तो इससे मुहूर्त भी निकाले जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और कहता है कि हमें मुझे एक पर्टिकुलर काम करना है, तो मुझे कोई मुहूर्त बताइए। तो मुहूर्त निकालने की एक तो
मेथड है कि आप पंचांग से निकालते हैं, दूसरे आप अष्टक वर्ग से भी मुहूर्त निकाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल वास्तु में भी होता है। वास्तु के अंदर अष्टक वर्ग का बहुत बड़ा यूटिलिटी है। तो अष्टक वर्ग जैसे मैंने बताया कि एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मेथड है जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं और केवल ज़रूरत है कि इसको हम कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं आगे जाके। अब अष्ट जो समुदाय अष्टक वर्ग होता है, समुदाय अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग जिसे कहते हैं या अष्टक वर्ग कहते हैं, वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये जैसे एक कुंडली है, अगर आप देखेंगे कुंडली में लग्न के अंदर 12 नंबर की राशि यानी कि मीन राशि आ रही है, पाइसेस साइन लग्न के अंदर आ रहा है, 7th नंबर हाउस में 7वें घर के अंदर छठा साइन आ रहा है यानी कि कन्या राशि आ रही है, वर्गो राशि आ रही है। तो ये एक किसी कुंडली का अष्टक वर्ग है। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो भाव के नंबर लिखे हुए हैं, कौन सा भाव, ये भाव के अंदर कौन सी राशि आ रही है ये लिखा हुआ है, इसके साथ साथ ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे पहले घर के अंदर 12 नंबर लिखा है, ये तो राशि है, उसके ऊपर 29 नंबर लिखा हुआ है। जो 29 नंबर लिखा है वो इस भाव को अष्टक वर्ग में जितने बिंदु मिले हैं वे उनको दिखा रहा है। तो पहले भाव में 29 बिंदु मिले हैं, दूसरे भाव के अंदर जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है यानी कि मेष राशि आ रही है, वहाँ 27 नंबर मिले हैं, तीसरे भाव में 24 नंबर, चौथे भाव में 29 नंबर, 10वें भाव में 30 नंबर, 11वें भाव में 41 नंबर, इस तरह से ये अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। ये सारा जो होता है इसको निकालने का तरीका यही होता है कि हर ग्रह एक दूसरे ग्रह को अपनी पोजीशन से कितने पॉइंट दे रहा है, कहाँ पर वो दूसरे ग्रह को शुभ रिजल्ट देगा और कहाँ अशुभ रिजल्ट देगा, ये उनकी टोटल समरी बना दी जाती है और उसे समुदाय अष्टक वर्ग कहते हैं। समुदाय मतलब कलेक्टिव, हिंदी या संस्कृत में समुदाय मीन्स कलेक्टिव, तो एक कलेक्टिव वर्ग बन जाता है ये, इसे अष्टक वर्ग। अब भिन्नाष्टक वर्ग के ऊपर आते हैं। एक जो कॉन्सेप्ट इसमें आता है वो होता है भिन्नाष्टक वर्ग का। ये ग्रह जिनसे हमने अष्टक वर्ग बनाया है, जिस कॉन्सेप्ट से हमने अष्टक वर्ग बनाया है वो क्या है कि हर ग्रह के अलग अलग पॉइंट्स हमने तैयार किए। तो वो जब हम एक ग्रह के ऊपर काम करते हैं, केवल एक ग्रह के ऊपर, तो वो भिन्नाष्टक कहलाता है उस ग्रह का। जैसे सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग या चंद्रमा का भिन्नाष्टक वर्ग, तो वहां पर केवल एक ग्रह के बिंदुओं को चेक किया जाता है और इस तरह से ये 7 ग्रहों और लग्न के लिए तैयार किया जाता है। समुदाय अष्टक वर्ग इसी इन्हीं पॉइंट्स को ऐड करके तैयार किया जाता है। तो अब यहाँ पर ये टेबल है इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ग्रह अष्टक वर्ग में मैक्सिमम, कोई भी ग्रह मैक्सिमम या मिनिमम नहीं, कोई भी ग्रह अष्टक वर्ग में या भिन्नाष्टक में कितने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करेगा, उसके भिन्नाष्टक में कितने पॉइंट होते हैं और वही पॉइंट्स अष्टक वर्ग में जाके टोटल को क्रिएट करेंगे। तो सूर्य के अष्टक वर्ग में 48 पॉइंट होते हैं, चंद्रमा के 49 पॉइंट्स होते हैं, मंगल के 39 39, मरकरी के 54, जुपिटर के 56, शुक्र के 52, शनि के 39 और लग्न के 49 पॉइंट्स। ये है कि ये अगर आप इसमें से पहले 7 को टोटल करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि लग्न के पॉइंट्स को टोटल में लिया नहीं जाता है, तो पहले 7 सूर्य से लेके शनि तक के पॉइंट्स को अगर आप टोटल करेंगे तो ये 337 आएगा। 49 इज नॉट इंक्लूडेड इन समुदाय अष्टक। 48 प्लस 49 प्लस 39, 54 प्लस 56 प्लस 52 प्लस 39, ये टोटल जाके 37 बनेगा। अब अष्टक वर्ग से देखिए एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है, यहीं अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ग्रहों को मेलेफिक या बेनिफिक कहा गया एस्ट्रोलॉजी में, वो देखिए वो चीज यहाँ से काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे जुपिटर को सबसे ऑस्पिशियस प्लेनेट बताया गया है एस्ट्रोलॉजी में, वो क्यों? क्योंकि जुपिटर को सबसे ज्यादा 56 पॉइंट मिले हैं। जुपिटर सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट, सबसे ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर कुंडली में सबसे ज्यादा बार या सबसे ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर जुपिटर अच्छे रिजल्ट देता है दूसरे ग्रहों के कंपैरिजन में। जुपिटर के 56 पॉइंट है। नंबर 2 पे आता है मरकरी, मरकरी के 54 पॉइंट है। मरकरी अगर किसी दूसरे मेल्फिक ग्रह के साथ नहीं बैठा है तो मरकरी भी ऑस्पिशियस रिजल्ट देता है। मरकरी को 54 पॉइंट्स मिले हुए हैं। तीसरा ऑस्पिशियस प्लैनेट जो माना जाता है वो है शुक्र, जिसके 52 पॉइंट्स मिले हुए हैं। अगर आप मेलेफिक बेनिफिक पॉइंट्स की लिस्ट देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी में इन 3 ग्रहों को नेचुरल ऑस्पिशियस यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह बताया गया है। गुरु यानी बृहस्पति, बुध और शुक्र, ये 3 नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं। अब उसके बाद चंद्रमा, अगला चंद्रमा आ गया और उसके बाद सूर्य आ गया, ये हो गए। अब इसके बाद देखिए कि कुंडली के अंदर शनि को मेलेफिक ग्रह क्यों बताया गया। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुंडली में शनि खराब रिजल्ट देगा, लोग डरते हैं शनि से, या मंगल के लिए कहा जाता है कि मंगल के भी रिजल्ट खराब आते हैं, क्यों आते हैं?
क्योंकि ये देखिए कि यहाँ पर मंगल को और शनि को केवल 39 पॉइंट मिले हुए हैं। तो ये हमारी जिंदगी के अंदर बहुत कम बार शुभ रिजल्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं देते हैं, 39 पॉइंट्स इनके आ रहे हैं, बट अगर आप जुपिटर से कंपेयर करेंगे जिसके 56 पॉइंट है, शनि और मंगल के कम पॉइंट्स हैं, मतलब इनमें शुभता कम है, अशुभता ज्यादा है। तो ये अष्टक वर्ग से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कुछ प्लैनेट्स को अगर शुभ बताया गया है, कुछ ग्रहों को और कुछ को अशुभ बताया गया है, नैसर्गिक शुभ और नैसर्गिक अशुभ, तो वो अष्टक वर्ग के पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा। और लग्न को बहुत शुभ बताया गया है, तो लग्न के देखिए, लग्न के भी 49 पॉइंट्स। लग्न के लिए कहा जाता है कि वो हर इंसान के लिए उसका अपना लग्न अच्छे रिजल्ट देगा, उसका लग्नेश अच्छे रिजल्ट देगा। तो लग्न को भी 49 पॉइंट्स दिए गए हैं और शनि मंगल के कम पॉइंट्स हैं। तो दैट इज एन एक्सप्लेनेशन व्हाई अ प्लैनेट इज ऑस्पिशियस और मेलेफिक। अब भिन्नाष्टक जो होता है, जैसे मैंने भी आपको पीछे दिखाया था समुदाय अष्टक वर्ग का, ऐसे हर ग्रह का 7 ग्रहों का भिन्नाष्टक तैयार किया जाता है। उसके अंदर ऐसे ही पॉइंट्स जो उसके पॉइंट होते हैं उनको 12 राशियों के अंदर बिठाया जाता है। तो यहाँ सामने है सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, गुरु, शुक्र, शनि, इनके आपको भिन्नाष्टक देखते हैं। अब सूर्य के अगर यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लीजिए पहले भाव के अंदर 7 नंबर राशि है, पर पॉइंट दिए हुए हैं 3, दूसरे भाव के अंदर राशि है 8 नंबर, पॉइंट है 4। तो ये 3 4 3 3 3 5 5 6 4 3 4 5, अगर इनको आप ऐड करेंगे तो इस सूर्य के पॉइंट्स के बराबर हो जाएगा। सूर्य के पॉइंट होते हैं 48, सूर्य के 48 पॉइंट है, तो अगर आप सूर्य के भिन्नाष्टक में उसके पॉइंट्स का टोटल करेंगे तो 48 आएगा। अगर शनि के पॉइंट्स को टोटल करेंगे आप, तो शनि का आप देखिए, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, शनि का पहले भाव के अंदर 3 पॉइंट है, 3 2 4 3 3 5 1 4 4 3 4 3, ये शनि के 12 भाव के बिंदु हैं। अगर इनका टोटल करेंगे तो 39 है। तो इस तरह से भिन्नाष्टक तैयार किया जाता है, और इन सब 7 भिन्नाष्टकों को और लग्न के भिन्नाष्टक को जब ऐड कर देते हैं तो समुदाय अष्टक वर्ग आ जाता है, जो कि ये था समुदाय अष्टक वर्ग। सब सभी राशियों के, सभी ग्रहों के और लग्न के इनको ऐड करके समुदाय अष्टक वर्ग आता है। सरस्वती जी कह रही है कांट सी, तो आ नहीं रही है। एक बार आप अपनी स्क्रीन को चेक करिए, आप अपने वीडियो को और उसकी सेटिंग्स को प्लीज चेक करिए, बिकॉज बाकी सबको आ रहा है। आप एक बार अपनी स्क्रीन को चेक करिए सरस्वती मैम, बिकॉज आपने लिखा है कि पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब आपके स्क्रीन में कहीं कुछ सेटिंग्स जो हैं, स्क्रीन एनलार्ज कर दी गई है शायद, या तो आपको आधा दिख रहा है। सर आप कंटिन्यू करिए, मैं बात करती हूँ। अच्छा राज जी, आपने स्क्रीन के लिए दोबारा कहा था स्क्रीन शेयर करने के लिए, तो ये पॉइंट्स हैं, शायद ये आपने मांगी थी। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। सूर्य के 48, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ अगर किसी ने नोट करने हैं। सन 48, मून 49, मार्स 39, मर्क्यूरी 54, जुपिटर 56, वीनस 52, सैटर्न 39, लग्न असेंडेंट 49, ये होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि लग्न के पॉइंट 337 में ऐड नहीं किए जाते हैं। ये भिन्नाष्टक हो गया एग्जाम्पल कि भिन्नाष्टक किस तरह के दिखते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एनालिसिस इसकी कैसे होती है कि जब भी हम अष्टक वर्ग का इस्तेमाल करेंगे तो हमें कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है अष्टक वर्ग को यूज करते समय, कि जो भी ये रिजल्ट हम देखते हैं, ऑल दीज रिजल्ट्स आर टू बी सीन व्हाइल अप्लाइंग बेसिक रूल्स ऑफ मेलेफिक एंड ऑस्पिशियस प्लैनेट्स, हाउसेस एंड नेचर ऑफ राशि। ये जो भी रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे रूल्स के साथ, राइट योगेश जी एक बार ऋतु मैम से बात कर लीजिए, आपको स्लाइड दिख नहीं रही है, आपका मैसेज आया है, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। कुंजल जी, यस इट इज अष्टक वर्ग आल्सो। क्या किसी को प्रॉब्लम है सर? योगेश लोधिया जी से बात कर लीजिए। ओके सर, ओके। So all these results are to be seen while applying basic rules of malefic and auspicious planets, houses and nature of राशि। जो ज्योतिष के मूलभूत नियम है उनका इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना होता है। अगर किसी राशि के अंदर लो पॉइंट्स हैं, लो पॉइंट्स इन राशि, किसी राशि के अंदर लो पॉइंट है बट उसका ग्रह बहुत अच्छे तरीके से ऑस्पिशियसली बैठा हुआ है, तो वो फिर भी अच्छे रिजल्ट दे देगा। पॉइंट कम है बट ग्रह की अपनी पोजीशन अच्छी है, तो वो फिर भी अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेगा।
ठीक है, क्योंकि उस ग्रह में अपनी स्ट्रेंथ है, अष्टक वर्ग में पॉइंट कमाए हैं, बट वो उसकी जो वहां पर जो स्ट्रेंथ है वो अगर ज्यादा है वो अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। 5 points in a राशि with inauspicious planet will give average results। अगर किसी राशि के अंदर बहुत अच्छे पॉइंट आ गए हैं बट वहां पर जो प्लेनेट बैठा है वो इनऑस्पिशियस है उस चार्ट के लिए, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसको रिजल्ट जो है उस प्लेनेट को रिजल्ट अच्छे नहीं देने हैं। थोड़े बहुत वो जो रिजल्ट देगा वो सिर्फ इसलिए देगा कि उसे अष्टक वर्ग की वजह से उसके ऊपर कंपल्शन आ जाता है कि रिजल्ट थोड़े से बेटर देने हैं, तो वो थोड़े से बेटर रिजल्ट देने की वहां पर कोशिश करेगा, पूरी तरह से बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं हो पाएंगे। तो बेसिकली जो प्लेनेट की स्ट्रेंथ है, प्लेनेट की जो पोजीशन है वो प्लस अष्टक वर्ग, ये दोनों मिलके फाइनल पिक्चर क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर अब मैं डायरेक्टली अब एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर आ रहा हूँ कि अष्टक वर्ग की एप्लीकेशन क्या होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अब हमें चेक करना है कि किसी की लाइफ के अंदर, किसी इंसान की जिंदगी के अंदर कितनी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, कितनी परेशानियां आएंगी, एंड क्या उसकी लाइफ ऑब्स्टेकल फ्री होगी या सारी जिंदगी उसका संघर्ष रहेगा। तो इसको अगर हमें चेक करना है तो पहली चीज हमें देखनी होती है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी का नियम होता है कि लग्न स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी इंसान का। अगर लग्न स्ट्रांग है तो उसको परेशानियां कम होती हैं, लाइफ उसकी प्रॉस्पेरस होती है। तो लग्न की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे सबसे पहले, लग्न उसका स्ट्रांग है या नहीं है। अष्टक वर्ग से कैसे चेक करेंगे कि अष्टक वर्ग में लग्न को ज्यादा बिंदु मिले हुए होने चाहिए। अ, ये स्लाइड के लिए, किसी ने ये स्लाइड के लिए बोला है, जितने भी रिजल्ट हमें अष्टक वर्ग में देखने हैं ये बेसिक रूल्स को अप्लाई करना है, जो ज्योतिष के मेन बेसिक रूल्स हैं उनको अप्लाई करना है, जिसके अंदर हमें ऑस्पिशियस और मेलेफिक प्लैनेट्स को कंसीडर करना है, भाव को कंसीडर करना है, और राशि के नेचर को कंसीडर करना है। अगर किसी राशि के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, कोई शुभ ग्रह है और वो स्ट्रॉन्ग भी है चार्ट में, बट वो किसी ऐसी राशि में बैठा हुआ है जहां पर अष्टक वर्ग में कम पॉइंट मिले हुए हैं, तो वो ग्रह उसकी शुभता थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि अष्टक वर्ग ने उसे नीचे खींच लिया, पुल डाउन इफेक्ट आ जाएगा अष्टक वर्ग का। उसकी जो अपनी स्ट्रेंथ होगी उसके बेसिस पे वो फिर भी स्ट्रेंथ देने, वो अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली ये होगा कि अष्टक वर्ग से उसके पॉइंट थोड़े से नीचे आ जाए, उसकी जो रिजल्ट देने की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे वो फिर भी रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, विच मीन्स कि आप दोनों चीजें जो है साथ साथ प्ले करती हैं। अष्टक वर्ग का भी अपने आप में एक रोल होता है, वो भी प्लैनेट्स के रिजल्ट को डिफाइन कर सकता है। इसी तरह से इसका जो अपोजिट पॉइंट होगा कि अगर किसी राशि के अंदर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है किसी भाव में, पर वो प्लैनेट को उस भाव में अष्टक वर्ग में ज्यादा पॉइंट मिले हुए हैं, तो उसको थोड़े से बेटर रिजल्ट देने पड़ेंगे, पर उसकी जो मेलेफिक रिजल्ट देने की कैपेसिटी थी वो थोड़ी सी कंपेंसेट करेगा अक्षर पर बिकॉज ऑफ द हाई पॉइंट्स। तो अब ऑब्स्टिकल फ्री लाइफ की जिंदगी में कितना संघर्ष होगा, कितने कंफर्ट मिलेंगे ओवरऑल लाइफ के अंदर, पूरी जिंदगी जो है ओवरऑल कैसी बीतेगी, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले लग्न को कंसिडर करते हैं। चार्ट के अंदर सबसे पहले देखा जाता है कि लग्न स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ये मैंने अपने पिछले वेबिनार्स में भी इस चीज को एम्फेसाइज किया है कि सबसे पहले लग्न को देखिए। तो अष्टक वर्ग से लग्न को कैसे देखेंगे, अष्टक वर्ग के बिंदु वहां पर चेक, लग्न को अष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले हुए हैं, 30-32 पॉइंट मिले हुए हैं, 35 मिले हैं, या 20 मिले हैं, 24 मिले हैं, कितने मिले हैं। पॉइंट जितने ज्यादा कम होंगे उतने खराब रिजल्ट आएंगे, जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतने अच्छे रिजल्ट होंगे, ज्यादा पॉइंट होने से अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो लग्न की स्ट्रेंथ आपको वहां से पता चलते हैं एकदम से। ये अष्टक वर्ग का एक खास फायदा होता है कि कई चीजें आपको एकदम से देखते ही समझ में आ जाती हैं, जिन चीजों के एनालिसिस के लिए दूसरे तरीके से हमें टाइम लगाना। अब उसके बाद ये देखना है कि छठा, आठवां और 12वां भाव, ये तीन त्रिक भाव होते हैं हमारी जिंदगी की परेशानियों के लिए। इन तीन त्रिक भावों को कंसिडर किया जाता है। ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, रोग, ऋण, शत्रु, परेशानियां, पुलिस केस, लीगल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें 6, 8, 12 से देखी जाती है। तो 6, 8 एंड 12th हाउस को देखिए कि इनके बिंदु लग्न से कम है या ज्यादा है। आइडियली 6, 8 और 12 के अंदर बिंदु लग्न से कम होने चाहिए, मतलब मेरी हमारी पर्सनैलिटी के अंदर हमारी ऑब्स्टेकल से ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऑब्स्टेकल्स की स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर लग्न के पॉइंट ज्यादा है तो ऐसा इंसान परेशानियों को झेल लेगा, परेशानियों उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। अगर परेशानियों के पॉइंट यानी कि 6, 8, 12 के पॉइंट लग्न से ज्यादा हो गए तो वो इंसान सारी जिंदगी स्ट्रगल करता रह जाएगा, परेशानियां उसके ऊपर हावी हो जाएंगी। ठीक है, तो विच मीन्स जैसे मैंने कहा कि अगर उनके पॉइंट ज्यादा होंगे 6, 8, 12 के, तो परेशानियां, बीमारियां, उधार, लोन, ऑब्स्टेकल्स ये उसकी जिंदगी में रहेंगे।
अब इसको चेक करते हैं, एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ये एक समुदाय अष्टक वर्ग है। यहाँ पर अब चेक करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले देखिए लग्न को कितने पॉइंट मिले हुए हैं। लग्न इसमें बहुत स्ट्रांग है क्योंकि लग्न को 36 पॉइंट मिले हुए हैं। एवरेज होने चाहिए, जैसे मैंने कहा था 28 से 30 एवरेज पॉइंट होते हैं, यहाँ पर 36 पॉइंट्स मिले हुए हैं। दैट मीन्स पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन इज वेरी स्ट्रांग। इस इंसान की पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, लग्न इसका बहुत स्ट्रांग है। अब कंपेयर करेंगे इसको कंपेयर करिए अब आप छठे भाव के साथ। छठे भाव में पॉइंट है यहाँ पे 26 पॉइंट्स। तो लग्न के अंदर 36, 6th हाउस के अंदर 26। उसके बाद 8th हाउस के ऊपर आइए, 8th हाउस के अंदर 21 पॉइंट्स और 12वें भाव में 23 पॉइंट। तो लग्न के अंदर 6, 8 और 12 तीनों से ज्यादा पॉइंट्स हैं और काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर आप 8वें भाव से देखेंगे तो 8वें भाव से जो है पॉइंट्स के करीब करीब 50% से भी ज्यादा पॉइंट्स, आधे से ज्यादा पॉइंट्स, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 12वें भाव में से भी करीब आप देखिए आधे से ज्यादा पॉइंट है, 1.5 गुना पॉइंट है। तो इसका मतलब पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है। परेशानियां जो आएंगी वो बहुत छोटी मोटी परेशानियां होंगी। द पर्सन विल बी एबल टू हैंडल दोस क्राइसिस एंड ट्रबल्स। तो इमीडिएटली आपको अष्टक वर्ग से ही पता चल गया कि पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, परेशानियां आएंगी बट दे विल नॉट बी सिग्निफिकेंट इन द लाइफ ऑफ द पर्सन। ये एक अष्टक वर्ग का यूटिलिटी हो गया कि इमीडिएटली आपको देखते ही पता चल जाता है। अब इसी तरह से अगर हमें प्रोफेशन को जज करना है, किसी के प्रोफेशन को अगर हमें जज करना है तो उसको कैसे जज करेंगे? प्रोफेशन के लिए सबसे पहले देखें कि हाउसेस कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोफेशन के लिए 10th हाउस देखा जाता है, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए दूसरे हाउसेस होते हैं, बट बेसिक प्रोफेशन की अगर हम बात करेंगे किसी इंसान की तो वो होता है 10th हाउस, कर्म भाव होता है 10th हाउस। ठीक है, तो 10th हाउस को हमें कंसिडर करना है और हमें अपने प्रोफेशन से क्या गेन मिलेंगे, क्या इनकम होगी, किस तरह का हमें सोशल स्टेटस मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें देखी जाएंगी 11th हाउस से। 11th हाउस हो जाता है 10th का सेकंड हो गया, तो 10वें भाव का धन भाव हो गया 11वां भाव। दूसरा 11वां भाव जो होता है अपने आप में इनकम का और डिजायर्स का, सोशल स्टेटस का, आपके रिकॉग्निशन का होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है 10th और 11th हाउस के अंदर कितने अष्टक वर्ग में पॉइंट मिले हुए हैं, इनको कंसीडर करिए। बिंदु 10वें भाव में कितने हैं, 11वें भाव में कितने बिंदु मिले हुए हैं, इनको देखिए और साथ साथ सूर्य को देखिए क्योंकि सूर्य हमारा ओवरऑल सोशल स्टेटस दिखाता है। सूर्य को कंसीडर यहाँ पर कर सकते हैं। 10th हाउस, जैसे मैंने कहा 10th हाउस हमारे कर्म का स्थान होता है, हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ को दिखता है। 11th हाउस जो होता है, 11th हाउस हमारी डिजायर्स का घर होता है, हमारी इनकम का घर होता है, हमारे रिकॉग्निशन का घर होता है। बहुत से लोग होते हैं उनको जॉब में काम करते रहते हैं बट उन्हें कभी प्रमोशन नहीं मिलता, वो 11th हाउस की वजह से। तो 10th हाउस के साथ 11th हाउस भी यहाँ पर देखिए, तो 11th हाउस क्या दिखाएगा आपका एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ। 10th हाउस दिखाएगा केवल प्रोफेशनल ग्रोथ कितनी आएगी और वो कितनी ग्रोथ होगी ये 11th हाउस डिसाइड करेगा कि आपको एक्चुअल में ग्रोथ अब कितनी मिलनी है। ये 10th हाउस डिसाइड नहीं करेगा। 10th हाउस तो है काम करते जाइए। 11th हाउस दिखाएगा कि अब आपको आपके उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी डिजायर्स फुलफिल होंगी या नहीं, रिकॉग्निशन मिलेगा या। तो 10th और 11th हाउस को आप इनके बिंदुओं को चेक करिए। अगर अब मैं आपको यहाँ पर इसके रिजल्ट दे रहा हूँ। अगर 11th हाउस के पॉइंट्स 10th हाउस से ज्यादा हैं, if 11th house is more than the 10th house, which means that there will be good professional growth, क्योंकि 11वां भाव जो है ये 10th का गेन है। गेन ऑफ 10th हाउस इज द 11th हाउस। तो अगर आपका 11th हाउस के पॉइंट्स 10th हाउस से ज्यादा हैं तो आपको प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये चार्ट, इस चार्ट को आप देखिए यहाँ पे 10th हाउस को देखिए, 10th हाउस है 25 पॉइंट्स, 11th हाउस है 32 पॉइंट्स। ठीक है, 10th हाउस में 25 पॉइंट हैं, 10वें भाव में, 11वें भाव में 32 पॉइंट्स हैं। दैट मीन्स काम से ज्यादा रिकॉग्निशन है, काम कर रहा है 25 का, रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिल रहे हैं 32 के। आपको अपनी मेहनत से ज्यादा लाभ मिलेगा। जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा कलीग कुछ करता नहीं है बट बॉस तो उसी को फेवर करते हैं। ठीक है? ये जॉब के अंदर एक नॉर्मल परेशानी हमारी एक प्रॉब्लम होती है कि काम मैं करता हूँ, रिकॉग्निशन कोई और ले जाता है, बोनस और प्रमोशन किसी दूसरे को मिल जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसका 11th हाउस शायद ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
10th हाउस से ज्यादा अगर 11th हाउस के पॉइंट्स हैं तो आपको ग्रोथ मिलेगी। 10th हाउस के अंदर अगर 28 से ज्यादा पॉइंट है, अब ये नंबर्स के एक और ये नोट कर लीजिएगा, 10th हाउस में अगर 28 से ज्यादा पॉइंट है और 11th हाउस में 28 से कम पॉइंट्स है, 10th हाउस में 28 से ज्यादा है और 11th हाउस में 28 से कम पॉइंट है, तो पहली चीज तो यही हो गई कि 10वां भाव जो है 11वें भाव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 10वें भाव के पॉइंट 28 से ज्यादा है, 11वें में 28 से कम है। 10वां स्ट्रॉन्ग हो गया, 11वां वीक हो गया। इसका मतलब काम करते रहिए, रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, काम करते रहिए। 10th के अंदर पॉइंट ज्यादा है, 11th में कम है, काम करते रहेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। और दूसरा, क्योंकि 11th हाउस में 28 से कम पॉइंट हो गए हैं, एवरेज 30 या 28 की मानी जाती है, तो अगर 11th हाउस में 28 से कम पॉइंट हो गए हैं तो जितना मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेगा, जो मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर 11th हाउस के पॉइंट ज्यादा है तो आप 100 रुपए का काम करेंगे, आपको 120 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर 11th के पॉइंट ज्यादा है तो 100 का काम करिए, 120 रुपए मिलेंगे। अगर 10th हाउस के पॉइंट ज्यादा है और 11th के पॉइंट 28 से भी कम है तो 100 का काम करके 100 भी नहीं मिलेंगे, 100 का काम करके 80 रुपए मिलेंगे, क्योंकि जो 11th हाउस है वो बेसिक मिनिमम 28 या 30 से भी नीचे चला गया तो आपको एवरेज रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, मेहनत का भी नहीं मिलेगा, मेहनत से भी कम मिलेगा। अब एग्जांपल देखिए इसका, यही समुदाय अष्टक वर्ग के अंदर 10th हाउस के अंदर पॉइंट्स देखिए 33 हैं, काम बहुत है, काम करते रहो। और 11th हाउस में 24 पॉइंट्स, मिलेगा कुछ नहीं, जितना मर्जी काम कर लीजिए, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 11th हाउस बहुत ज्यादा वीक है, 10th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 10th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूँ, गधे की तरह काम करिए, रिवॉर्ड भूल जाइए, सिर्फ काम करते रहिए, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो लाइफ के अंदर कितना रिवॉर्ड मिलेगा, प्रोफेशन में, बिजनेस में, आपके कस्टमर्स आपको कितना रिवॉर्ड करेंगे, कितनी आपकी शॉप के ऊपर कितने कस्टमर्स आएंगे। आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा रखते हैं बट शॉप पे आदमी आता ही नहीं, तो वो सारी चीजें जो होती हैं ये आपके 11th हाउस से मिल जाती है। तो 10th हाउस और 11th हाउस को कंपेयर करिए, पता चल जाएगा कि मेहनत का मिलेगा या मेहनत से ज्यादा मिलेगा या मेहनत से कम मिलेगा, ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आगे चले अभी नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। बिफोर वी टेक दी नेक्स्ट स्लाइड, एक चीज और यहाँ पर पॉइंट रह गया, ये 10th और 11th हाउस को सैटर्न से भी चेक कर लीजिएगा। कुंडली में शनि जहाँ पर बैठे हुए हैं, शनि ग्रह जहाँ पर बैठे हुए हैं, वहां से भी 10th और 11th हाउस को चेक कर लीजिए, क्योंकि कर्म का, नौकरी का, इनके जो ग्रह होते हैं, कारक ग्रह, वो शनि देव होते हैं। तो शनि से भी 10वें और 11वें भाव को चेक कर लीजिए कि वहां पर पोजीशन क्या है। अगर मान लीजिए शनि 7वें भाव में बैठे तो 7वें से 10वां और 11वां हो गया, चौथा और पांचवा, ये 7वां घर है, इसको पहला मान लीजिए, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे, मान लीजिए कि शनि यहाँ पर 7वें घर में बैठे, तो यहाँ से 10वां कैसे गिनेंगे आप, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 10वां और ये 11वां। ठीक है, तो इस चार्ट के अंदर शनि की पोजीशन से भी 10वें और 11वें को चेक कर लीजिए कि वहां से 10वें के पॉइंट ज्यादा है या 11वें के ज्यादा है। तो शनि देव अपनी तरफ से आपको अपने कर्म का क्या रिजल्ट देंगे, ये आपको शनि देव की पोजीशन से पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या देना है आपको। एक तो हो गई पूरी चार्ट की इच्छा, पूरे चार्ट के बाद आपके 9 ग्रहों का क्या निचोड़ है। एक होता है कि कोई अकेला शनिदेव का क्या मूड है आपको देने का, वो आपको शनिदेव से 10वें और 11वें भाव से मिल जाए। अब ओवरऑल वेल्थ अगर हमें चेक करनी है, चार्ट को देखते ही कि हमारी जिंदगी में कितनी वेल्थ आएगी, किसी इंसान की जिंदगी में क्या उसे मिलेगा लाइफ, उसके लिए दोबारा से 11वें और 10वें भाव को ही हमें कंसिडर करना है, क्योंकि 11वां भाव जो होता है वो होता है हमारी इनकम का, हमारी डिजायर्स का, हमारी इनकम का, दूसरे लोगों से हमें क्या सपोर्ट मिलेगा, तो हमारे अगर बॉसेस हैं उनसे हमें क्या सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड से क्या सपोर्ट मिलेगा, सोशल कॉन्टैक्ट से क्या सपोर्ट मिलेगा, वो हम 11th हाउस से देखेंगे। तो 11th हाउस और 10th हाउस को कंसिडर करिए। अगर 11th हाउस के पॉइंट 10th हाउस से ज्यादा है तो इनकम ज्यादा होगी, एफर्ट कम होंगे, जैसे मैंने अभी पिछली साइड में बताया था, काम कम करेंगे, मिलेगा ज्यादा, क्योंकि 11th हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, हाई रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। we have already discussed in previous slide in detail। 11th हाउस के पॉइंट्स अगर कम हैं तो हाई एफर्ट्स एंड लो इनकम, मेहनत ज्यादा, रिवॉर्ड, पुअर रिकॉग्निशन।
अब यहाँ पर एक और, ये 10th और 11th को तो हमने कंसीडर कर लिया था, नाउ वी हैव टू कंसीडर 12th हाउस ऑल्सो। 12th हाउस को कंपेयर करना है हमें 11th हाउस से। 11th हाउस इज बेसिकली आवर इनकम, व्हाटएवर वी आर अर्निंग दैट इज सीन फ्रॉम द 11th हाउस। 12th हाउस इज आवर एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे 12वें भाव से देखे जाते हैं। 11वां भाव दिखाता है इनकम को, इनफ्लोज को। इनफ्लो 11वें भाव से, आउटफ्लो 12वें भाव से, ठीक है। तो 11वां भाव इनफ्लो, 12वां भाव आउटफ्लो। तो 11वें और 12वें भाव को कंसीडर करिए। अभी आपकी समझ में आ गया होगा कि 11वें और 12वें भाव में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो 11वें भाव के अंदर पॉइंट ज्यादा होंगे, इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए, आउटफ्लो यानी कि 12th हाउस वीक होना चाहिए। 11वें भाव के बिंदु ज्यादा है, 12वें के कम है, तो हाई इनकम एंड लो एक्सपेंसेस, आप एक्चुअली सेव कर पाएंगे, आपको लोन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकम इज मच मोर देन दी एक्सपेंसेस। 12th हाउस शुड बी वीक। उसके साथ साथ सेकंड हाउस को भी कंसीडर करना चाहिए। सेकंड हाउस क्या होता है, व्हाटएवर सेविंग्स वी हैव डन, जो हमारी इनकम आ रही है, दैट इज अ लिक्विड कैश फ्लो। 11th हाउस इज लिक्विड कैश फ्लो विच वी आर गेटिंग ऑन अ डेली और अ मंथली बेसिस। जो हमारी एक्यूमुलेटेड सेविंग्स है, हमारी फैमिली वेल्थ है, ठीक है, जो हमारी वेल्थ है, धन, वो देखा जाता है दूसरे भाव से। दूसरा भाव हो जाता है धन, जो आप एक्चुअली अब तक इकट्ठा कर चुके हैं। तो अगर सेकंड हाउस के पॉइंट 12th हाउस से ज्यादा है, इसका मतलब धन ज्यादा होगा, सेविंग ज्यादा होंगी और एक्सपेंसेस कम है। अगर ये उल्टा हो जाएगा, 12th हाउस के पॉइंट सेकंड हाउस से ज्यादा आ जाएंगे, तो ये होगा क्या कि आपकी इनकम से ज्यादा आपके खर्चे हैं और आप अपनी पुरानी सेविंग में से भी अपना खर्चा कर रहे हैं। जो पुराना इकट्ठा किया था उसमें से भी आप खर्च कर रहे हैं। तो अगर कोई एंसेस्ट्रल इनकम मिली है, पेरेंटल इनकम मिली है, या वसीयत में आपको कुछ पैसा मिला है, ठीक है, वो भी खर्च हो जाएगा। अगर सेकंड हाउस वीक हुआ तो पैसा रुकेगा नहीं, क्योंकि सेकंड हाउस वीक है, 12th हाउस ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो सारा पैसा वो खींच के ले जाएगा 12th। तो ये चीजें एकदम से आप अष्टक से चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस और सेकंड हाउस को कंपेयर करिए, ठीक है। 10th हाउस के पॉइंट्स 11th से कम होने चाहिए, 12th हाउस के पॉइंट्स सेकंड और 11th दोनों से कम होने चाहिए। 12th हाउस शुड बी वीक, देन इट मीन्स कि आपकी इनकम ज्यादा होगी और आपके एक्सपेंसेस कम होंगे और आपकी पुरानी सेविंग्स टिकी रहेंगी। यू विल बी एबल टू ऐड मोर ऑल्सो, जो पुरानी सेविंग्स है उसमें आप ऐड भी कर पाएंगे। देन एक्सेप्शन, यहाँ पर अब एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हर चीज का एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन इज कि अगर आपकी इनकम का सोर्स बाहर से है, समबडी इज इनटू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, ठीक है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, अगर कोई इंसान बाहर से उसकी इनकम आती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बिजनेस आती है, कंसल्टेंसी से आती है, या कोई बाहर, यहाँ का नागरिक बाहर इमिग्रेट कर जाता है, दूसरे देश में चले जाते हैं, तो 12th हाउस स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो 12th हाउस अगर स्ट्रॉन्गर है, तो या तो वो इंसान बाहर चला जाए, ठीक है। अब प्रिडिक्शन पार्ट के ऊपर हम आ गए। 12th हाउस अगर सेकंड और 11th से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे इंसान को कहिए कि या तो इंडिया, या तो वो अपनी मदरलैंड को छोड़ के वो बाहर चला जाए। अगर यहाँ रहा तो खर्चे ज्यादा होंगे, सेव नहीं कर पाएगा, क्योंकि 12th हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है, तो या तो वो 12th हाउस की एनर्जी को यूज करके बाहर चला जाए, तब ठीक है। अगर वो यहाँ रहा, तो वो 12th हाउस जो है, अगर घर में रहेगा तो 12th हाउस उसके खर्चे करवाता रहेगा, सेव नहीं कर पाएगा वो लाइफ, ठीक है। आगे चलते हैं अब यहाँ से। कोई अगर यहाँ पर रुकना है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अभी वेल्थ के ऊपर फर्दर थोड़ा सा और, एक और तरीके से आप वेल्थ को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये चारों भाव जो हैं, पहला, 9वां, 10वां और 11वां, इन चारों को चेक करिए। अगर इन चारों के पॉइंट्स को ऐड करिए, पहले भाव के, 9th हाउस के, भाग्य स्थान के, 10वें कर्म स्थान के और 11वें यानी कि इनकम के, इन लाभ के स्थान को इनको ऐड करिए। अगर इनके टोटल पॉइंट 120 से ज्यादा है तो पर्सन वेल्दी होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे भाव जो हैं ये आपको इनफ्लो दिलवाते हैं। तो अगर इनके चारों के पॉइंट 120 से ज्यादा है, यानी कि टोटल एवरेज उनकी 30 से ज्यादा आ रही है, तो इंसान वो वेल्दी होगा। और अगर इनके पॉइंट 100 से भी कम है, चारों के पॉइंट 100 से कम है, यानी कि एवरेज इनकी 25 से भी कम आ गई, तो सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। 11th house is more than 10, but some certain say 10 is more.
तो वो एक एवरेज पिक्चर आपको मिल जाएगी गौतम साहब, कि एक तरफ से आपके पॉइंट ज्यादा आ रहे हैं, दूसरी तरफ से कम आ रहे हैं, तो आप ज्यादा वाली जो पिक्चर है, आप एक्चुअल 10th और 11th को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। शनि की जब दशा आएगी तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि शनि की दशा आई या 7.5 जब आएगी, अगर शनि ने 10th हाउस को रिजल्ट ज्यादा दिया, 10th को शनि के ने शनि की पोजीशन से अगर 11th हाउस के पॉइंट कम है और 10th के ज्यादा है, तो 7.5 और शनि की दशा अंतर दशा में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ओवरऑल सब कुछ ठीक चलेगा, बट अब उस ग्रह ने अगर अपने 11वें भाव को पॉइंट कम दिए हैं, तो उस ग्रह की दशा अंतर दशा और शनि की 7.5 में वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो 7.5 के अंदर अगर हम कहते हैं कि हमारी इनकम चलती रहेगी या दिक्कत आएगी, तो शनि से पॉइंट्स को कंसिडर कर लीजिए। शनि से 10वां और 11वां भाव क्या कहता है उसको कंसिडर। ओवरऑल लाइफ अगर आपकी ठीक रहेगी अगर 11th हाउस स्ट्रॉन्ग है, बट स्पेसिफिकली शनि की दशा 7.5 के लिए शनि से 10वें 11वें पॉइंट को कंसिडर करिए। पहला, सर 9वां, 10। सर, ये वाला पॉइंट एक बार दोबारा से बता दीजिए, ये थोड़ा सैटर्न वाला ना क्लियर नहीं हुआ। सैटर्न से जो हमें पॉइंट लेने हैं वो बेसिकली इसलिए लेने हैं कि क्योंकि शनि की जो दशा होती है वो बहुत लंबी होती है। शनि की जो दशा होती है वो लंबी होती है। दूसरे शनि की एक 7.5 आती है जिससे सभी लोग घबराते हैं। 7.5 में एक्चुअली में कुछ लोगों के साथ बुरा हो भी जाता है, उसके रीजंस क्या होते हैं अभी उसमें नहीं जाएंगे, हो जाता है। तो अब उस चीज़ को अगर हमें एडवांस में चेक करना है कि 7.5 में हमारी इनकम, हमारा प्रोफेशन चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा, तो शनि कुंडली में जहाँ भी बैठे हुए हैं, कहीं भी जहाँ शनि बैठे हुए हैं, वहां से 10वें और 11वें भाव को कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए शनि चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो चौथे भाव से 10वां भाव बन जाता है लग्न। पहला भाव जो होता है वो चौथे भाव से 10वां बन गया। तो शनि ने कितना कर्म करवाना है अपनी दशा अंतर दशा में, वो शनि से 10वां भाव आपको बता देगा। उसके बाद जो 11वां भाव बनेगा वो असल में कुंडली का दूसरा भाव बन जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि हम शनि को चौथे भाव में कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर वो चौथे भाव में शनि है, तो 10वां भाव मतलब मेहनत कितनी होगी, और 11वां भाव मतलब रिजल्ट क्या मिलेंगे उस दशा। तो यदि शनि से 10वां भाव स्ट्रॉन्ग है और 11वां भाव वीक है, इसका मतलब शनि की दशा अंतर दशा आपके लिए खराब जाएगी। 7.5 में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी फाइनेंशियली, क्योंकि मेहनत ज्यादा आप करेंगे। शनि से 10वां भाव स्ट्रॉन्ग है, शनि से 11वां भाव वीक है, तो मेहनत ज्यादा करेंगे, शनि के पीरियड में रिजल्ट कम मिलेगा। और शनि को इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि शनि जो होते हैं प्रोफेशन के कारक, 10वें भाव के कारक जो होते हैं वो शनि देव होते हैं, इसलिए शनि को कंसिडर करना जरूरी होता है। ट्वेल्थ के लिए अब जैसे ये हो गया, तो फर्स्ट, 9th, 10th एंड 11th को टोटल पॉइंट्स को देखिए। अगर ये एवरेज इनकी 30 से ज्यादा है, 120 से ज्यादा है, तो पर्सन ओवरऑल वेल्दी होगा। अगर 100 से कम पॉइंट्स हैं तो आप स्ट्रगल करते रह जाएगा। वेल्थ का एक क्राइटेरिया ये भी हो जाता है, आप एकदम से वेल्थ को निकाल सकते हैं 4 भाव को टोटल कर। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी उसकी, ठीक है, किस जिंदगी के किस फेज में उसे कंफर्ट मिलेंगे और किस फेज में थोड़ा सा उसे स्ट्रगल आएगी। तो मतलब हम ये कहते हैं कि जवानी कैसी बीती और बुढ़ापा कैसा जाएगा। 40 के आसपास अगर कोई आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, किसी भी प्रॉब्लम से आता है, तो उसका एक क्वेश्चन ये भी जरूर होता है कि मेरी लाइफ के अंदर बुढ़ापा मेरा कैसा बीतेगा, रिटायरमेंट के बाद कैसा रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम चार्ट को 3 भाव में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। भाव नंबर 1, 2, 3 और 4 ये हमारे बचपन को दिखाते हैं। 1, 2, 3 और 4 भाव हो गए बचपन। 5, 6, 7, 8 ये हो गया यूथ, जवानी का पीरियड, अर्निंग फेज मान लीजिए इसे, बेसिकली अर्निंग फेज 5, 6, 7, 8 दिखाएगा। और उसके बाद रिटायरमेंट एज जो है हमारी, रिटायरमेंट लाइफ जो है वो 9, 10, 11, 12 से दिखती है। 1, 2, 3, 4 हो गया बचपन, 5, 6, 7, 8 हो गया हमारा अर्निंग फेज, 9, 10, 11, 12 हो गया हमारा रिटायरमेंट। इनके सभी इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनको अलग अलग इनके अष्टक वर्ग के पॉइंट्स को ऐड कर लीजिए। 1 से लेके 4 में कितने पॉइंट मिले हैं उनको ऐड किया, 5 से 8 के पॉइंट्स को ऐड किया, 9 से 12 के पॉइंट्स को ऐड किया, इनको ऐड कर लीजिए। और ये देखिए कि किस भाव को ज्यादा पॉइंट मिले, जिस भी भाव, ये किस ग्रुप को ज्यादा पॉइंट मिले होंगे। तो जिस भी ग्रुप को इनमें से ज्यादा पॉइंट मिले होंगे, लाइफ का वो फेज सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। जिस फेज में सबसे ज्यादा पॉइंट मिले होंगे, लाइफ का वही फेज सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगा।
तो अगर किसी को मान लीजिए 5, 6, 7, 8 के पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 और 9, 10, 11, 12 से ज़्यादा हैं, ये यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट मिले हुए हैं, तो इसका मतलब अर्निंग फेज उसका बहुत अच्छा हो। ठीक है? अगर 9, 10, 11, 12 के अंदर ज़्यादा पॉइंट मिले हैं, तो ये मानिए कि कंपेयर टू चाइल्डहुड एंड यूथ आपका बुढ़ापा ज़्यादा अच्छा बीते। इस तरह से आप इसको एक मोटा-मोटा निकाल सकते हैं। आइडियली क्या होता है यहाँ पर, आइडियली जो बताया गया है वो ये है कि ओल्ड एज के पॉइंट्स यूथ से ज़्यादा होने चाहिए। बुढ़ापे के अंदर ही हमें ज़्यादा कंफर्ट्स की ज़रूरत होती है। आप फिर काम करना बंद कर देते हैं, आप अर्न नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट्स चाहिए। ओल्ड एज के पॉइंट्स यूथ से ज़्यादा होने चाहिए। यूथ के अंदर आप हर तरह के स्ट्रगल कर सकते हैं, चैलेंजेस को झेल सकते हैं। और यूथ के पॉइंट चाइल्डहुड से ज़्यादा होने चाहिए। बचपन के अंदर तो ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि माँ-बाप नहीं सारा काम करते हैं। स्ट्रगल तो माँ-बाप का होता है, बच्चे तो सिर्फ एन्जॉय करते हैं। माँ-बाप को उतनी परेशानियाँ बच्चों पे आने नहीं देते हैं किसी भी तरीके की। तो यूथ में आपके अगर सबसे कम पॉइंट्स हैं तो भी चलेगा। उससे ज़्यादा पॉइंट, सॉरी, चाइल्डहुड में सबसे कम पॉइंट हो तो चलेगा, उससे ज़्यादा यूथ में होने चाहिए और सबसे ज़्यादा पॉइंट ओल्ड एज में होने चाहिए। ये ऐसा रिकमेंड किया गया है। ओपिनियन हर एक का डिफर हो सकता है, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। दिस इज व्हाट हैज बीन रिकमेंडेड इन द टेक्स्ट एंड बाय द लर्नड एस्ट्रोलॉजर्स। नाउ अब ये एक है इम्पोर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पर कि हमारी लाइफ का कौन सा पीरियड सबसे ज़्यादा खराब होगा, कौन सा अच्छा होगा। अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अब आपको पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। इन केस अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर को भी यहाँ पर यूज़ करिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती है। प्लीज़ कीप योर पेन, पेपर और कैलकुलेटर रेडी नाउ। तो अगर आपको ये निकालना है कि ज़िंदगी के कौन से साल हमारे खराब जाएँगे, कब-कब हमें दिक्कतें आएँगी, हमें एडवांस में पता हो, किन सालों में हमें दिक्कतें आएँगी, किन फ़ेज़ में हमें दिक्कतें आएँगी, कब ऐसा आएगा समय हमें पहले से पता हो कि इस समय हमें दिक्कत आने वाली है, इस महीने में, इस साल में, ठीक है? उसको निकालने के भी कुछ मेथड्स एस्टेक वर्क के ऊपर दिए गए। तो ये एक चार्ट कंसीडर करिए, एक से सिंपल चार्ट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और इसमें हमने यहाँ पर शनिदेव की पोजीशन को मार्क कर दिया है। इस चार्ट के अंदर शनिदेव 10th हाउस के अंदर मैंने यहाँ मार्क कर दिया। अष्टक वर्ग है ये, तो ग्रह यहाँ पर नहीं होते हैं, तो मैंने यहाँ पर शनिदेव को मार्क किया। शनिदेव को इसलिए यहाँ पर मार्क किया है, शनि ग्रह को, क्योंकि हमें डिस्ट्रेस, परेशानियाँ निकालनी है। किस पीरियड में हमें, किस साल के अंदर दिक्कतें आएँगी। दिक्कतों के लिए जैसे कहा जाता है कि दिक्कतों के कारक शनिदेव, कि हमारी जो भी ट्रबल्स आती हैं, वो उसके कारक शनि होते हैं, दुःख का, परेशानियों का। शनि को यहाँ पर कंसीडर करना है। अब ये कैसे करेंगे ये देखिए। लग्न से लेके एड पॉइंट्स इन ईच भाव फ्रॉम लग्न अप टू द हाउस कंटेनिंग सेटर्न, ठीक है? लग्न से लेके शनि तक जो भी भाव हैं, उन सब भावों के अंदर कितने अष्टक वर्ग के पॉइंट्स हैं, उनको कैलकुलेट हमें करना है। ये मैं एक बार आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे करेंगे। तो पहले भाव में आप देखिए यहाँ पर 36 पॉइंट्स, 36 को आप लिखिए पेपर के ऊपर, 36 लिखिए। सेकेंड हाउस के अंदर है 29 पॉइंट्स, 29 उसमें ऐड करिए। 36 में 29 ऐड करेंगे अगर आप, तो ये आ जाएगा 65 शायद। फिर अगर ठीक है, ये 65 होगी। 65 में आप 38 ऐड करेंगे तो ये आ जाना चाहिए 103। 103 में आप 3 ऐड करिए, 30 ऐड करिए, तो 133। आप बेसिकली जिस डायरेक्शन के अंदर राशि चक्र चलता है उसी डायरेक्शन में आप ऐसे मूव कर रहे हैं। ये हमारा डायरेक्शन है मूवमेंट, ऐसे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। लग्न से हम शुरू हुए थे और हमें शनि की राशि तक जाना है, ठीक है? तो ये 133 शायद मैंने निकाला था, 133 में 23 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 156। 156 के अंदर 26 ऐड करेंगे तो ये आ गया 182। 182 में 25 ऐड करिए, 187 प्लस 207 आ जाना चाहिए। 207 प्लस 21, 228, 228 प्लस 24, 252, 252 प्लस 35, 287। तो ये आपका टोटल शायद 287 आना चाहिए। चेक करते हैं एक्चुअली कितना है। तो ये आपने ऐड किया, यस 287 यहाँ पर आ गया। 36, 29, 38, 30,
ये आपने लग्न से शनिदेव की पोजीशन तक के जितने भाव थे उनको ऐड किया। लग्न को भी काउंट करना है और जहां पर शनि बैठे हुए हैं वहां भी काउंट करना है, उन भावों को भी लेना है। ठीक है, दोनों भाव को कंसिडर करना है यहाँ पर, उनको छोड़ना नहीं है। वहां तक आके उन भाव को ऐड किया आपने, टोटल आ गया 287। 287 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो ये आपके भाव का जो टोटल आया था इसको 7 से मल्टीप्लाई करिए। जब इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल फिगर आएगा 2009, 2009 आएगा यहाँ पर, 2009। ये नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट 2009 जो ये फिगर आई थी इसको 27 से डिवाइड कर दीजिए। 27 नक्षत्र होते हैं। 2009 की फिगर को 27 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड सिंपल तरीके से जैसे हम करते हैं, थर्ड फोर्थ क्लास के अंदर जो हमने सीखा है, सिंपल उसी तरीके से आप डिवाइड करिए। 27 से 2009 को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, पूरा इसका भाग नहीं गया। ये 1998 1998 के ऊपर आपका रुक गया। ठीक है, तो आपका जो क्वोशंट था वो चला 74 और रिमाइंडर नीचे का जो बचा वो बचा 11। तो 27 से जब 2009 को डिवाइड किया तो पूरा डिवीजन नहीं हुआ, क्वोशंट गया 74 और नीचे आ गया रिमाइंडर आ गया 11। तो अब ये जो नीचे आया है 11 जो आया है, ये आपका जो रिमाइंडर है ये वो वाला नक्षत्र है अश्विनी से। अश्विनी पहला नक्षत्र होता है। अश्विनी से अगर आप नक्षत्रों को काउंट करेंगे तो ये वो वाला नक्षत्र होगा जहां पर जिसके ऊपर से जब जब शनिदेव का ट्रांजिट होगा तब परेशानियां आएंगी, तब परेशानियां आ सकती हैं। ठीक है, ये 11वां जो नीचे आपको मिला था ये 11वां वो वाला नक्षत्र है जिसको जब आप अश्विनी से काउंट करेंगे तो जब जब शनि का ट्रांजिट इस नक्षत्र से होगा तो कुछ परेशानियां आ सकती हैं। तो 11वें नक्षत्र को आप अश्विनी से काउंट करेंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी। तो ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो। ठीक है, आपने काउंटिंग की, अश्विनी से 11वां नक्षत्र निकाला। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है जो शनि के हिसाब से मैलेफिक रिजल्ट देगा। जहां जब जब शनिदेव का ट्रांजिट पूर्वा फाल्गुनी से होगा तो कोई दिक्कतें हो सकती हैं। तो वो पीरियड है थोड़ा सा ध्यान से रहने का। और नक्षत्रों का ये त्रिकोण चलता है, ट्राइन चलती है। तो अश्विनी के साथ जो ट्राइन होता है वो होता है मघा और मूला का। ठीक है, क्योंकि ये दोनों, ये अश्विनी, मघा और मूला ये केतु के नक्षत्र हैं, पहले 10वें और 19वें नक्षत्र हैं। पूर्वा फाल्गुनी हो गया, तो पूर्वा फाल्गुनी से अगले जो नक्षत्र आ गए वो पूर्वा आषाढ़ और भरणी आ गए। तो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ और भरणी, यानी कि इन नक्षत्रों के ऊपर से जब जब शनिदेव का ट्रांजिट होगा तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना है उस समय में। मनीष जी शोधे पिंड से, जी शोधे पिंड के ऊपर मैं आऊंगा मनीष जी, अभी अभी आता हूँ उसके ऊपर। शोधे पिंड से भी कैलकुलेट हो सकता है ये। शोधन जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, वो अभी मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। तो आप ये शोधे पिंड से भी निकाल सकते हैं अगर किसी को आता है निकालना तो। और ये एक दूसरा तरीका है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपने क्या किया बेसिकली, आपने शनिदेव की पोजीशन को चेक किया। शनिदेव की पोजीशन लग्न से जहां तक जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां तक के सब भाव के आपने अष्टक वर्ग के पॉइंट्स को ऐड कर लिया। जो टोटल आया उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो उसके बाद जो गुणनफल या कि जो भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो फिगर आई उसको आपने 27 से डिवाइड कर दिया। जो उसका रिमाइंडर आया, जो नीचे बचा, अगर यहाँ कुछ नहीं बचा तो उसी को मान लीजिए, वही नक्षत्र हो गया। ठीक है, और अगर जो बचा है वो आप यहाँ से ले लीजिए। अगर कुछ नहीं बचा तो वो 9वां नक्षत्र हो गया, और नहीं तो आप उसको जो भी रिमाइंडर आया उस हिसाब से आप काउंटिंग कर। तो ये हो गया आपका, इस तरह से आपने निकाल लिया। अब ये जो 74 जो फिगर आई है, 74 ये जो ऊपर फिगर आई थी, ये वो वाला साल होगा जहां पर परेशानी आ सकती है। तो 11 जो नीचे आया ये तो वो वाला नक्षत्र है जहां से जब जब शनिदेव का ट्रांजिट होगा तो थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा। और ये 74 वो वाला साल है जहां पर दिक्कत शनिदेव की वजह से आ सकती है। ठीक है, तो ये तरीका है निकालने का। मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुकता हूँ यहाँ पर, अगर आपकी कोई नोटिंग्स हैं तो वो आप कर लीजिए, फिर उसके बाद अगली स्लाइड पे चलते। अभी अपने कैलकुलेटर्स को हैंडी रखिएगा, रखिएगा नहीं अंदर।
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। रितु जी, व्हाई डिड वी मल्टीप्लाई बाय 7? प्रेरणा जी, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 का तो मैंने आपको बता दिया कि आप लास्ट को कंसीडर कर लीजिए। 7 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये मेथड्स में शास्त्रों में जो बताए गए हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स ने बताए हैं, ये वही मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह से बताए गए। व्हाई अदर नक्षत्र आर रिटन, क्योंकि अदर नक्षत्र इसलिए लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक ये क्वेश्चन आया है कि अदर नक्षत्र क्यों लिखे गए हैं यहाँ पर, समय बताया। दूसरे नक्षत्र इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि जैसे ही आप देखिए कि अश्विनी के नक्षत्र है, अश्विनी जो है ये केतु का नक्षत्र है, यहाँ से आपने काउंटिंग शुरू की है, तो हर 9 के बाद वही नक्षत्र, उन्हीं ग्रहों के नक्षत्र रिपीट होते रहते हैं। अश्विनी केतु का नक्षत्र है, उसके बाद मघ और मूला भी अश्विनी के नक्षत्र। अब ये आपने जब कैलकुलेशन किया तो ये आपको पता चला कि ये जो नक्षत्र निकला है, ये केतु के बाद अगला नक्षत्र जो आता है शुक्र का, वो निकला है। ठीक है, तो शुक्र के जितने नक्षत्र हैं वो भी फिर उतने शुक्र के नक्षत्र, एक नक्षत्र के ऊपर से अगर खराब रिजल्ट निकलेगा तो जो बाकी के शुक्र के नक्षत्र हैं वहां पर भी रिजल्ट खराब आ जाएंगे। तो शनिदेव का ट्रांजिट जब जब शुक्र के नक्षत्रों पे से होगा तो थोड़ा सा सचेत रहने की, सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि बेसिकली मतलब ये निकला कि शनि का शुक्र के नक्षत्र के ऊपर, एक नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट अच्छा नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर वो एक प्लैनेट का रिजल्ट खराब आ गया है तो उसको दूसरी तरफ से भी उस रिलेशनशिप को आप एक्सटेंड कर दीजिए। एक नक्षत्र खराब है तो ये नक्षत्रों का ट्राइन या त्रिकोण होता है, ठीक है, तो वो ट्राइन जो है वो पूरा का पूरा फिर आपको ध्यान रखना। जैसे अग्नि तत्व की राशि होती है 1, 5, 9 होती है, एक राशि के जो तत्व है वही 5 और 9 में रिपीट हो जाता है। इलेवेंथ स्टार इज विच वन, संजीव जी का है। तो 11 स्टार देखिए आप अश्विनी से काउंट करिए ना, आप अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, अश्लेषा तक आप चले गए तो आपने केतु से लेके बुध तक के सारे नक्षत्रों को पूरा कर दिया। अब क्योंकि 11वां नक्षत्र था ये, तो अब आप अगला केतु का नक्षत्र ले लीजिए। तो अगला जो है मतलब 9 के बाद जो 10वां नक्षत्र आएगा उसको ले लीजिए और उसी हिसाब से 11वां नक्षत्र ले लीजिए। तो ग्रह रिपीट होते रहते हैं वो वाले ना, केतु से लेके बुध तक 9 ग्रह आ जाते हैं। उसके बाद दोबारा से जो अगला नक्षत्र आएगा, ग्रहों की सीक्वेंस वही रिपीट हो जाती है, तो इसलिए 11वें को उस तरीके से ले लें। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब इसको, इसकी आगे एक एप्लीकेशन जो है वो एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन, सैटर्न का ट्रांजिट नक्षत्र पर देखना है या नक्षत्र लॉर्ड के, या नक्षत्र लॉर्ड पे, नक्षत्र के ऊपर से, नक्षत्र के ऊपर से उसका ट्रांजिट को कंसिडर करना है। तो जब जब शनि का ट्रांजिट शुक्र के नक्षत्र पे होगा उसको ध्यान रखना जरूरी है। अब इसको एक और दूसरे तरीके से भी देखना है। ये जो हमने कैलकुलेशन की है इसकी कैलकुलेशन थोड़ी और एक्सटेंड करनी होती है। तो वो जो कैलकुलेशन है वो क्या होगी कि अब यही जो चीज हमने कंसीडर की थी, देखिए अभी हमने क्या कंसीडर किया था यहाँ पे, अभी हमने अभी हमने जो काउंट लिया था यहाँ पर, ये हमने लिया था कि ग्रहों के जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमने ये काउंट ले लिया था। तो हमने ये काउंटिंग जो की थी हमने इस डायरेक्शन में की थी, जिस हिसाब से ग्रह मूव करते हैं यहाँ से हम शनि तक आए, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम ऐसे आए। अब इसी चीज को रिवर्स डायरेक्शन से भी आपको चेक करना है। तो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर अब हम जाएंगे और वहां से इसको चेक करेंगे। तो रिवर्स डायरेक्शन जो हमारा हो जाएगा, अब उल्टा चलेगा कि अब लगन से उल्टे डायरेक्शन में शनि देव तक जाएगी, शनि की राशि तक। अब ये यहाँ से भी आप इस चीज को चेक करेंगे। अब आप क्या करेंगे, पहले आपने चेक किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक आपने चेक किया था, नंबरों को ऐड किया था। अब आप 1, 12, 11, 10 को ऐड करिए, ठीक है। अब आप 1, 12, 11 और 10 को अगर ऐड करेंगे तो वो क्या निकलेगा, एक नंबर के अंदर है 36, 36, उसके बाद है 27, 23 और 35। ये यहाँ पर मैंने 35, हाँ 35, 27, 23 और 36 ये हैं, ये टोटल आ जाता है 121 का, ठीक है।
ये टोटल 121 आ गया यहाँ पे, 6 और 3 9 7 16 और 5 21, 121 इसका टोटल आ गया, राइट। 36 एंड 23 हो गया ये 59, 59 और 27 86, 86 और 35 86 और ये हो गया 121, तो ये आपका टोटल आ गया 121। जो स्टेप आपने अभी दूसरे एक डायरेक्शन से दिए थे वही के वही स्टेप्स आप यहाँ पर रिपीट करिए। तो 127 को अब आप 7 से मल्टीप्लाई करिए। अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 को, तो ये आ जाएगा 847, 847 आ गया, ठीक है, 847 आ गया। अब 847 को क्या करेंगे, अगले स्टेप के अंदर इसको हम 27 नक्षत्र काउंट जो 27 होता है वहां से इसे हम डिवाइड कर, 27 से आप डिवाइड करिए इसको, 27 से जब आप 847 को डिवाइड करेंगे तो 31 तक आप डिवाइड कर पाएंगे, 837 आ जाएगा। उसके बाद नीचे रिमाइंडर जो है जो बच जाएगा वो है 10 बच जाएगा, राइट। अब ये जो 10 है इसको उसी तरह से आप करेंगे। अब आप 10th नक्षत्र को, अश्विनी से 10वें नक्षत्र को आप काउंट करेंगे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा। अब ये जो 10वां नक्षत्र है वो आ गया मघा, ठीक है। तो अब आप मघा, और मघा है केतु का नक्षत्र, ठीक है। तो केतु के जो बाकी के दो नक्षत्र हो गए, मूल और अश्विनी हो गया, उनको भी आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। तो अब आपने क्या ले लिया यहाँ पर, मघा, मूला और अश्विनी, ये वो नक्षत्र हो गए जो दूसरे राउंड, दूसरी तरफ से अब जब आपने चेक किया तो ये नक्षत्र यहाँ पर मेलेफिक आ गए। तो एक तरफ से आपको शुक्र के नक्षत्र मिले थे, दूसरी तरफ से आपको केतु के नक्षत्र मिल गए, जो जहां पर शनि का अगर ट्रांजिट होगा, क्योंकि हम इसे शनि से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो शनि का ट्रांजिट यहाँ पर प्रॉब्लम देगा। और ये प्रॉब्लम कौन से साल में आएगी, 31st ईयर में। ये जो क्वेश्चन निकला था यहाँ पर, इस 31 साल के अंदर सावधान रहने की जरूरत होगी शनि से। इस 31वें साल में अगर शनि की कोई दशा अंतरदशा आ रही है, 7.5 चल रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि 31st ईयर जो है आपका ये थोड़ा सा मेलेफिक निकल सकता है शनिदेव के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये तरीका हो गया। अब आपने क्या किया, आपने दो तरफ से मेलेफिक ईयर और मेलेफिक नक्षत्र को निकाल लिया अष्टक वर्ग से, कि इन एंड मेलेफिक सालों ये साल आपके मेलेफिक जा सकते हैं, इस प्लेनेट के रिजल्ट खराब आएंगे, और ये नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों के ऊपर से जब जब शनिदेव का ट्रांजिट होगा तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अब इस चीज को, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो मेलेफिक प्लैनेट माने जाते हैं वो मंगल भी माना जाता है और राहु भी माना जाता है, तो यही चीज अब आपको, इसी चीज को सिंपल, यही जो प्रोसेस है इसको मंगल और राहु से भी चेक कर लीजिए, ठीक है। अब ये आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7वें भाव में मंगल बैठा है, तो दो तरफ से मंगल को चेक कर लिया आपने, यही कैलकुलेशन कर ली, मंगल और राहु से भी आप मेलेफिक रिजल्ट निकाल लीजिए। तो जब जब उस नक्षत्र के ऊपर, मंगल से जो आप नक्षत्र निकालेंगे उसके ऊपर से जब जब मंगल का ट्रांजिट होगा, तो थोड़ी सी मंगल से रिलेटेड दिक्कत आएगी। उस पीरियड में मंगल की कोई दशा अंतरदशा चल रही होगी तो ध्यान देने की ज्यादा जरूरत होगी। राहु का ट्रांजिट जब जब उस नक्षत्र के ऊपर से होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इस तरह से आप मंगल और राहु से भी निकाल सकते हैं। तो ये तरीका हो गया निकालने का, कि जहां हम मेलेफिक और मेलेफिक प्लैनेट्स और मेलेफिक ईयर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई परेशानियों की बात। अब थोड़ा सा दूसरी चीज, कि अब इसी चीज से हम ईयर्स ऑफ हैप्पीनेस भी निकाल सकते हैं, कब कब हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पर अब आप कैलकुलेट करिएगा ऑस्पिशियस रिजल्ट्स। देखिए जैसे मैंने बताया था, ऑस्पिशियस रिजल्ट कौन सा प्लैनेट देगा, सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट होता है जुपिटर। तो अब चार्ट के अंदर देखिए कि जुपिटर कहाँ पर बैठा हुआ है, समुदाय अष्टक वर्ग चार्ट लीजिए और उसमें जुपिटर को प्लेस कर दीजिए। जुपिटर किस भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पर जुपिटर मान लीजिए 6ठे भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। अब 6ठे भाव के साथ वही हमें स्टेप्स करने हैं, कि सबसे पहले लगन से लेके और जुपिटर तक के जितने पॉइंट्स हैं उनको ऐड करिए। लगन से लेके जुपिटर तक के पॉइंट्स को ऐड करिए, वो कितना निकलता है। अब ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुक रहा हूँ, आप फटाफट इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 36, 29, 38, 30, 23, 26 इनको आप ऐड कर लीजिए। 36 एंड 29 हो गया 65, 55 and 58, 53, 53, 23, 86, 182 आना चाहिए आपको। चेक करिए 182 आता है।
182 आपका आना चाहिए रिजल्ट। ये 182 अगर आपका आ गया है तो अब इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई 182 बाय 7। को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आना चाहिए 1274। वन टू सेवन फोर आंसर आ गया होगा सभी का। अगर नहीं आया तो मैंने यहाँ पर सामने स्क्रीन पे मैंने ओपन कर दिया है, आप चेक कर लीजिए। पहला आपका 182 आना चाहिए, उसके बाद 1274 आना चाहिए। ठीक है, अब ये जो 1274 आया, नेक्स्ट स्टेप है 1274 को 27 से डिवाइड करिए, इसको भाग दे दीजिए 1274 को 27। अगले स्टेप 27 से डिवाइड किया, यहाँ पर कैलकुलेटर ज़्यादा अच्छा यूज हो नहीं पाएगा, बिकॉज कैलकुलेटर आपको आंसर जो है वो डेसिमल्स में दे देगा, और ये हमें वहां तक आंसर निकालना है जहां तक पूरी डिवीजन हो रही है। जो थर्ड या फोर्थ क्लास की डिवीजन होती है ना, जहाँ पर बच्चों को डेसिमल नहीं सिखाया जाता, हमें वहीं तक कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर को काम कर नहीं पाएगा, हाथ से ही करना पड़ेगा। और ये क्योंकि कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर में नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि हम इसको खुद कर लें तो बेटर। अगर आप इसे करेंगे तो ये 47 तक ये डिवाइड हो जाएगा, 47 तक आ जाएगा 1269। ठीक है, ये मैंने एक ही स्टेप में यहाँ डिवीजन कर दी है, मैंने बार बार डिवीजन नहीं किया, 2 या 3 स्टेप की डिवीजन ही होनी चाहिए, मैंने एक स्टेप पे कर दिया। ये 1269 आ गया, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 5, तो रिमाइंडर आ गया आपका 5 और क्वोशंट आ गया आपका 47। एक बार अपने हाथ से कर लेंगे ना तो आपको ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग याद रह जाएगी, इसलिए आई एम स्ट्रेसिंग दिस थिंग। अदरवाइज तो मैं स्किप कर देता इस स्लाइड को, बट फिर चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी 2 दिन बाद, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर चाह रहा हूँ कि अपने हाथ से एक बार कैलकुलेशन। तो अब अगर ये आपका 5 यहाँ पर आ गया है, तो इस 5 नक्षत्र को अब अश्विनी से काउंट करिए कि 5वां नक्षत्र कौन सा है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। मृगशिरा, अगर आपको नक्षत्रों का काउंट आता है तो आप उसमें कैलकुलेट कर लीजिए, अदरवाइज नक्षत्रों का काउंट आपको किसी भी बुक में सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। अगर ऐसे नक्षत्र याद नहीं है तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो ये 5वां नक्षत्र आ गया। ठीक है, ये 5वां नक्षत्र अगर आ गया यहाँ पर तो वो आपने लिख लिया। अब ये 5वां नक्षत्र वो नक्षत्र है, सॉरी यहाँ पर मैंने हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स लिख दिया है, इट शुड बी ओनली हैप्पीनेस, प्रॉब्लम्स को यहाँ से ओमिट कर दीजिए इस वर्ड को। 5वां नक्षत्र वो नक्षत्र है जिसके ऊपर से जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो जिंदगी में खुशियां आएंगी। एक मिनट के लिए मैं यहाँ पर पूरा इसको करेक्ट कर लेता हूँ। आई एम श्योर कि अब ये स्लाइड आपको दोबारा दिख रही होगी, यहाँ पे स्लाइड दिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब यहाँ पे। तो ये 5वां नक्षत्र आ गया था, 5वां नक्षत्र हो गया आपका अश्विनी से आपने काउंट किया, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र आ गया आपका, क्योंकि रिमाइंडर 5 था, तो मृगशिरा के ऊपर से और उसके जो साथ के नक्षत्र हो गए चित्रा और धनिष्ठा, जब इनके ऊपर से जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो अच्छे रिजल्ट। तो ये 3 नक्षत्र हो गए अब आपके, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, जो जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर आपको शुभ रिजल्ट दे देंगे।
उसके बाद ये 47 जो यहाँ पर आया था, ये 47 जो फिगर थी, ये वो वाला साल होगा जिस साल में जुपिटर की तरफ से कोई अच्छे रिजल्ट यहाँ पर हमें मिलने चाहिए जिंदगी में। जुपिटर यहाँ पर हमें बेनिफिक रिजल्ट्स दे। तो इस तरह से आप हमने इसे कैलकुलेट किया। अब इसी चीज को, ये जो चीज हमने निकाली थी, इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम प्रोसेस रहेगा हमारा कैलकुलेट करने का, कि जैसे हमने यहाँ से पॉइंट ये जुपिटर के इस डायरेक्शन में कैलकुलेट किए थे, अब लग्न से उल्टा चल के भी जुपिटर तक हम ऐसे ही पॉइंट्स को निकाल लेंगे। ये हमारा दूसरा तरीका हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी हम वो साल और वो नक्षत्र निकाल लेंगे जहाँ पर से जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा होगा। हो सकता है ये सेम फिगर भी आपको, नक्षत्र का काउंट आपको शायद सेम भी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो कोई बात नहीं है, इसका मतलब वो नक्षत्र डबल ऑस्पिशियस हो गया। तो यहाँ से भी इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो इस तरह से जुपिटर के बेनिफिक पॉइंट्स निकल जाएंगे। अब इसी चीज को हम शुक्र और बुध से भी चेक कर सकते हैं। बुध अगर चार्ट के अंदर शुभ बैठा हुआ है, किसी मेलेफिक प्लेनेट के साथ नहीं है, क्योंकि बुध की कंडीशन होती है कि बुध किसी मेलेफिक प्लेनेट के साथ बैठेगा तो मेलेफिक हो जाएगा, अगर अकेला या बेनिफिक प्लेनेट के साथ बैठा होगा तो बेनिफिक रहेगा। तो बुध को भी आप इसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिए, बुध के रिजल्ट्स को भी, और शुक्र को भी कैलकुलेट कर लीजिए। वो अब हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप सेम चीज को जो आपने चेक करना है, सिमिलरली कैलकुलेट इन रिवर्स डायरेक्शन, कैलकुलेट फॉर वीनस एंड मर्करी इफ अनएफ्लिक्टेड सेम प्रोसेस आपने करना है। तो मेलेफिक प्लैनेट्स के लिए, जस्ट टू रिपीट, मेलेफिक के लिए हमने क्या किया था, हमने शनि से, राहु से और मंगल से निकाले थे। बेनिफिक प्लैनेट्स के लिए जुपिटर और वीनस से निकालना है, और मरकरी की कंडीशन देखिए वहां से भी हमें निकालना है। ये तरीका हो गया हमें निकालने। सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन अष्टक वर्गा टू कैलकुलेट द बेनिफिक एंड बेनिफिक।